दिल्ली सरकार कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल का आज प्रदेश कार्यालय लखनऊ में आगमन हुआ, जिसमें मीडिया को संबोधन करने के पश्चात युवा साथियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। नमस्कार दोस्तों, अभी कल मैं उन्नाव गया था और उन्नाव में जो पीड़ित परिवार है वो काफ़ी डरा हुआ था और वो खुल के बात भी नहीं कर पा रहा था। और जिस तरह अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो तीनों बच्चियां पाई गई, तो मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि वो जिस थ्योरी को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी सुसाइड वाली, कि वो सुसाइड संभव नहीं है जिस हालात में वो बच्चियां मिली। और जो अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं समझता हूँ इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के। इसके साथ साथ हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। जंगल राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुका है। एक के बाद एक महिलाओं के उत्पीड़न जारी हैं, बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ ना अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सुरक्षित हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना माइनॉरिटीज़ के लोग सुरक्षित हैं। ब्राह्मणों की भी हत्या हो रही हैं। और इसके साथ साथ कई बार तो इस तरह की वीडियोस देखने में आती हैं कि थाने में घुस के कुछ गुंडे पुलिस वालों को भी पीट रहे हैं। तो योगी जी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। इन सारी घटनाओं के ऊपर उनकी मोरल ड्यूटी बनती है। साथ ही साथ जिस तरह के वायदे करके उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार बनी थी और केंद्र के अंदर 2014 में जिस तरह के वायदे करके मोदी जी की सरकार बनी थी, मैं समझता हूँ अगर उनके घोषणा पत्र को निकाल के पढ़ लिया जाए और उनके नेताओं के उस वक्त के अगर भाषणों को सुन लिया जाए तो निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार पूरी तरह विफल है। वो अपने कोई भी वायदे पूरे नहीं कर पाए। 70 साल कह के वो पूरे पिछली सरकारों को कोसते रहते हैं, लेकिन जो नवरत्न कंपनियां पिछली सरकारों ने बनाई थी, जो हजारों करोड़ का फ़ायदा हर साल केंद्र सरकार को दिया करती थी, वो कंपनियां धीरे धीरे घाटे में इनकी सरकार के आने के बाद कैसे चली गई। जब 2014 के शुरू में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 108 डॉलर प्रति बैरल थे, तब भारत में पेट्रोल के मैक्सिमम जो प्राइस थे वो 72 रुपया प्रति लीटर थे। और उसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घटते घटते लगभग 30 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए थे और अभी भी वो मुझे लगता है उस वक्त के आधे से कम है। तो उस हिसाब से तो जिस तरह लाला रामदेव बोला करते थे कि काला धन वापस आएगा और पेट्रोल के दाम 30 रुपये लीटर हो जाएंगे, कच्चा क्रूड ऑयल के हिसाब से कम होना चाहिए, मोदी जी की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। मैं समझता हूँ आज जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम इतने कम हैं कि जनता को भारत में पेट्रोल 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलना चाहिए और वो लगभग 100 रुपये प्रति लीटर पे पहुंच गया है। और एक के बाद एक भारत सरकार की कंपनियां जिस तरह बेची जा रही हैं, रेलवेज बिक रहा है, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, बंदरगाह बिक रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिक रही है, डिफेंस में जो FDI की जो लिमिट थी 48% वो बढ़ा के 76% कर दी गई है। और एक के बाद एक सारे सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो निर्णय हैं उनको भी पूरी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और उसमें भी कई बार तो न्याय नज़र नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि भारत इस तरीके से मजबूत नहीं बनेगा कि चंद लोग मजबूत हो जाएं और बाकी पूरे देश के लोग गरीब हो जाएं। क्योंकि जिस तरह नोटबंदी ला के जो 2 करोड़ लोग को रोज़गार देने की बात थी, देना तो दूर, मुझे लगता है करोड़ों लोगों के रोज़गार इन्होंने छीन लिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी भारत के अंदर पूरी तरह विफल हैं। वो प्रशासन को चला नहीं पा रहे हैं। भारतीय कंपनियों को डुबाने की साजिश रची जा रही है और कोई कंपनी अगर डूब रही है या घाटे में है तो प्राइवेट हाथों में जाकर फ़ायदे में क्यों जाती है। इसका मतलब है आपके प्रशासन में कहीं गलती है, आपको संचालन में कहीं गलती है, आपकी नीयत में खोट है और आप देश को ठीक से नहीं चला पा रहे। आपको रिजाइन करना चाहिए। लोगों में भय का वातावरण है, डर का माहौल है। आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति
मंदिर मस्जिद की राजनीति करना आपको आता है और वही आपको सुहाता है। आपको लगता है कि इसी से वोट मिल जाएंगी, काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में लोग नकारने लगे। पूरे देश के लोग समझ रहे हैं कि रोज़गार खत्म हो रहे हैं, लोगों का विकास रुक रहा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं है। हम बचपन से सुनते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो अगर सरकारें बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फंड एजुकेशन पे खर्च करेंगी, हेल्थ सर्विस पे खर्च करेंगी, तो मैं समझता हूँ जब बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा तो देश का भविष्य अच्छा बनेगा। लेकिन जब आप एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, आप देखो एक तरफ उत्तर प्रदेश का टोटल बजट लगभग 5,62,000 करोड़ है और जनसंख्या 24 करोड़ है, 24 करोड़, और उस एजुकेशन का जो बजट है वो लगभग 17,000 करोड़ है। दिल्ली की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 10% है, सिर्फ लगभग 2,40,00,000। दिल्ली का बजट उत्तर प्रदेश के तुलना में बहुत छोटा है, यहाँ का लगभग 5,62,000 करोड़ है और दिल्ली का जो बजट है लगभग 66,000 करोड़ है। यहाँ एजुकेशन के ऊपर 17,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं और दिल्ली में भी लगभग 17,000 करोड़ एजुकेशन पे खर्च हो रहे हैं। तो इसका मतलब फिर दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा या यूपी का होगा? यूपी की सरकार की नीयत ही यहाँ के एजुकेशन को ठीक करने की नहीं है। यहाँ की हेल्थ सर्विस बिल्कुल लचर है। इलाज कोई कराने जाता तो जब गंभीर बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं दिल्ली के किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। तो क्या आप सरकारी हॉस्पिटल पे भी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको भी अच्छा नहीं कर रहे हो? साथ ही साथ बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोग बिल नहीं पे कर पा रहे, उनके कनेक्शन कटते जा रहे हैं। तो आप लोग के बस की अगर सरकार चलाना नहीं है तो रिजाइन क्यों नहीं करते? आपकी जिम्मेदारी, सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन लोगों को उपलब्ध कराएं, क्वालिटी हेल्थ सर्विस उपलब्ध कराएं, सस्ती बिजली उपलब्ध कराएं। अगर दिल्ली की सरकार 200 यूनिट फ्री दे सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार फ्री ना दे, कम तो कर दे, सस्ती तो उपलब्ध करा दे। लेकिन आपने तो बिजली इतनी महंगी कर रखी है कि लोगों के कनेक्शन कटते जा रहे हैं। तो आप जो संचालन नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिजाइन करना चाहिए। और अब आप नहीं करेंगे तो आने वाले 2022 के अंदर वैसे भी जनता आपको नकार रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। योगी जी का कहना है कि महंगाई भी नहीं रही, महंगाई भी नहीं है। महंगाई नहीं है। मैं कहता हूँ योगी जी कभी घर से निकलें और गांव में लोगों के घर जाके जरा बात तो करके देखें, शायद लोग गांव में ना घुसने दें। वो कह रहे महंगाई नहीं है। मतलब 100 रुपये के को क्रॉस कर गया पेट्रोल देश के अंदर, पहले कभी हुआ है क्या? और जब जिस वक्त मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो मैंने अभी बताया क्रूड ऑयल के दाम 108 थे, तब 72 रुपये प्रति लीटर था। और आज उससे आधे दाम पे आप खरीद के और आधे दाम पे बेचना चाहिए और आप उसको जनता का फायदा देने की बजाय अपने पे अपनी तिजोरी भरने लग रहे हो। उसके बाद भी देश की संस्थानों को बेच रहे हो। तो आपने किया क्या है? आप इसका मतलब आपको देश से प्यार नहीं है, देश के लोगों से प्यार नहीं है। आप तो अपने बड़े बड़े मित्र जो अडानी अंबानी जैसे आपके मित्र हैं, आप तो उनको मजबूत करने में लगे हो। आप कृषि से संबंधित 3 काले कानून लेकर आए, आप कह रहे हो किसानों के हित में लेकर आए। भाई किसानों के हित में लेकर आए तो किसान खिलाफ में क्यों हैं? आपने उन बिल को लाने से पहले किसानों से चर्चा क्यों नहीं की? जब भारत के संविधान के अंदर एक व्यवस्था है कि कोई भी जब बिल ड्राफ्ट बनता है तो पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, पब्लिक से ओपिनियन मांगी जाती है और पब्लिक की ओपिनियन आने के बाद उसमें जो अच्छे सुझाव होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके फिर संसद के अंदर उसको चर्चा के लिए रखा जाता है और अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि सांसद उसके अंदर चर्चा में भाग लेते हैं और उसके बाद अगर मत विभाजन की मांग करते हैं तो मत विभाजन कराया जाता है। मत विभाजन होने के बाद जब प्रस्ताव पास होता है तब वो माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। उनकी कंफ्रेंस मिलने के बाद फिर नोटिफिकेशन होता है, फिर वो लागू होता है। लेकिन तीनों कृषि से संबंधित जो काले कानून है ये तो आप ऑर्डिनेंस करके लेके आए थे, आपने तो किसानों से चर्चा नहीं की। और जब बिल भी बनाया तो उसमें भी आपने पब्लिक से कोई ओपिनियन नहीं ली, आपने तो सीधा बिना चर्चा के संसद में उसको पास करके, और जबकि विपक्ष मत विभाजन चाहता था, आपका राज्यसभा में बहुमत भी नहीं था, इसलिए आपने पास कह के सीधा उसको जबरदस्ती देश की जनता पे थोप दिया। आज पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं और आप उनके ऊपर मतलब मुकदमे दर्ज कर रहे हो, उनको नक्सलवादी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। और जो लोग जिनको आपने लाल किले तक जाने दिया उन लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो है, वो अमित शाह जी के रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। आपने अब तक आपकी जांच एजेंसी ने अब तक उनको 160 का नोटिस दे के उनको इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं जो बुलाया। मतलब आप सारे संसाधनों पर, सारे जो संवैधानिक संस्थान हैं उनको पूरी तरीके से आपने कब्जा करके उनको निष्क्रिय कर दिया है। इससे देश मजबूत नहीं होगा, देश को आप कमज़ोर कर रहे हो, देश की न्याय व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हो, आप देश के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो। यानी आपका तो सीधा एक ही तरीका है कि देश गरीब होगा तो तुम्हारा शासन लंबा चलेगा। तो लोग समझ रहे हैं और इसका जवाब जरूर देंगे। सरकार ये भी कह रही है कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, सर इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप?
मैं कहता हूँ सरकार अपने आप उल्टे सीधे आंकड़े देते हैं। एनसीबी के आंकड़े देखो ना, कम हुआ है बढ़ा है? आपके उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीबी के जो रिपोर्ट कहती है दलितों के ऊपर जितने जुल्म होते हैं उसके 1/3 से ज़्यादा केवल उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो क्या आप वास्तव में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग इंटेंशनली प्रताड़ित कर रहे हो क्या? और जब आपकी सरकार है तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर उत्पीड़न, पिछड़े वर्ग के ऊपर उत्पीड़न यूपी के अंदर पूरे देश का लगभग 1/3 है, तो इसका मतलब आप शासन तो ठीक से चला नहीं पा रहे हो, आप लोगों को न्याय तो दे नहीं पा रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो कि क्राइम रेट कम हुआ है। क्राइम रेट कम कहना अलग बात है, और जनता को भी तो लगना चाहिए कम हुआ है। जनता तो चीख चीख के कह रही है बढ़ रहा है, उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, न्याय व्यवस्था चौपट है। आप खुश होते रहो घर में बैठ के कि अच्छा हो रहा है। जनता जवाब जरूर देगी। 2022 तक आप इंतजार कीजिए। सर, कल आप उन्नाव गए थे, वहाँ पे पीड़ित परिवार से मिल के आए, पुलिस ने जो लोगों का अरेस्ट भी किया हुआ है, लेकिन एक जो बच्ची घायल है जिसको कानपुर में क्रिटिकल है, कानपुर में भर्ती कराया गया है, उसको लेकर आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए ताकि सच जो असली बात है वो सामने आ सके, क्योंकि अभी तक बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? मैं समझता हूँ, मैंने तो निवेदन किया था उत्तर प्रदेश की सरकार से कि अगर आप अच्छा इलाज करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि उतना अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप दिल्ली भेज दीजिए। दिल्ली की सरकार अपने खर्चे पे इलाज कराएगी। लेकिन मुझे कुछ इनपुट्स मिले हैं, मैंने अपने कार्यकर्ता भेजे थे कि वहाँ उस बच्ची ने रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्ची ठीक होकर आएगी और सच सामने आएगा, खुलासा होगा। थैंक यू। थैंक यू।